बच्चों अब हम लोग बात करते हैं वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विथ डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। अभी तक हमने बात किया साउंड के इंटेंसिटी और उससे रिलेटेड लाउडनेस के बारे में, और लाउडनेस को हमने साउंड लेवल भी कहा और इसको डेसिबल स्केल के ऊपर हमने मेजर किया। अब हमें एग्जाम में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जहां पे आपको ये लिखा हुआ रहेगा कि ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स से इतनी दूरी पे है, तो बताओ उसका लाउडनेस कितना से चेंज होगा या इंटेंसिटी कैसे चेंज होगी। तो आखिर इंटेंसिटी डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करती है, इस बात को हम लोग अभी देखेंगे। तो आप हेडिंग दे दो वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विथ डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। तो देखो, सबसे पहली बात, सोर्स कितने टाइप का हो सकता है, यानी जहां से आपका साउंड वेव रिलीज हो रहा है, तो साउंड वेव के लिए जो सोर्स यूज करोगे, तो साउंड वेव के लिए तो हम लोग स्पीकर का यूज करते हैं, है ना। स्पीकर है आपका, स्पीकर छोटा स्पीकर हो सकता है, स्पीकर लेंथ में बहुत लंबा हो सकता है, या स्पीकर आपका छोटा ही हो और बहुत दूरी में जाके आप देख सकते हो। तो इस आधार पे कई प्रकार के आपको यहाँ पे डिस्कशन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला मैं डिस्कस करूंगा पॉइंट सोर्स के लिए। तो सोचो कि अगर जो साउंड का सोर्स है वो एक पॉइंट के रूप में है, पॉइंट के रूप में है मतलब कि एक पॉइंट है और उससे चारों तरफ क्या निकल रहा है, साउंड वेव। उससे चारों तरफ क्या निकल रहा है बच्चों, साउंड वेव। तो साउंड वेव जो निकल रहा होगा वहां स्फेरिकल फॉर्म में निकलेगा। कहने का मतलब है जिस तरीके से आप पानी पे जाके एक स्टोन गिराते हो तो एक सर्कल के फॉर्म में आपको उसके सरफेस पे दिखता है, ठीक है ना। जैसे मान लो, इसको पहले आप हेडिंग दे दो, मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूं, हेडिंग दे दिया आपने। अब देखो, जैसे मान लो कि अगर यहां पे सोर्स है, पॉइंट सोर्स है ना, तो पॉइंट सोर्स है तो इससे वेव जो निकलेगी वो तो हर एक डायरेक्शन में जाएगी, है ना, हर एक डायरेक्शन में जाएगी। वेव का मतलब क्या है, डिस्टरबेंस, चाहे वो प्रेशर के रूप में देखो या डिस्प्लेसमेंट वेव के रूप में देखो या फिर आप डेंसिटी के रूप में देखो। तो ये इस तरीके से, और इन सभी को अगर आप एक सरफेस के फॉर्म में ज्वाइन करोगे तो इस तरीके से ये एक स्फेरिकल वेव बनेगा, ठीक है ना। ये जो स्फेरिकल वेव है यही फैलता चला जाएगा, है ना। अब ये कुछ देर बाद यहाँ पहुँच गया, कुछ देर के बाद यहाँ पहुँच गया, कुछ देर के बाद यहाँ पहुँच गया। इस तरीके से ये जो डिस्टर्बेंस आपने क्रिएट किया वो स्फेरिकल फॉर्म में आगे चलता चला जा रहा है। तो बच्चों, जो वेव की स्पीड है वो एक तरीके से ये रेडियस के लॉन्ग बढ़ती चली जाएगी, है ना, रेडियस के लॉन्ग बढ़ती चली जाएगी हर तरफ। तो यहां पे जो सोर्स है, सोर्स से निकलने वाली जो एनर्जी होगी वो एक स्फेयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, और जैसे जैसे ये सोर्स से दूर जाते चले जाओगे उस स्फेयर का रेडियस क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ऑटोमेटिकली एनर्जी जो एक बार निकल गई एक वेव के थ्रू, एनर्जी तो वही है लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन लगातार बड़े स्फेयर पे होता चला जा रहा है। तो कह सकते हैं कि स्फेयर का सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा तो एनर्जी पर यूनिट एरिया कम होता जाएगा। और इंटेंसिटी तो जानते ही हो तुम, इंटेंसिटी होता है आपका एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एरिया में आपका यहां पे देख लो, एरिया जो होगा आपका यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अगर मान लो कि तुम इस वेव की बात कर रहे हो, यहाँ की बात कर रहे हो, तो यहाँ से दूरी अगर देखो आर है तो जो एनर्जी यहाँ से निकली वो तो इन सभी पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, ठीक है। और इनटू टी, एनर्जी बाय टी को हम लोग पावर भी बोल सकते हैं, तो पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो जो किसी पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी है, अब पावर तो कांस्टेंट है ना, जो यहाँ पे पावर होगा, पावर मतलब कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम निकल रही है, तो पावर तो कांस्टेंट है, लेकिन ये जो इंटेंसिटी है उसके लिए जो एरिया, इंटेंसिटी क्या होगा, पावर पर यूनिट एरिया, तो एरिया लगातार बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे वेव से दूर जाओगे, जैसे जैसे सोर्स से दूर जाओगे तो ऑटोमेटिकली इंटेंसिटी जो है आपकी डिक्रीज करती चली जाएगी। इंटेंसिटी जो है आपका 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, जहां आप कह सकते हो कि ये R जो है ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सोर्स, ठीक है। R क्या हो गया बच्चों, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सोर्स, और ये स्फेरिकल वेव है,
स्फेरिकल वेव। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं बच्चों, इस चीज को ध्यान रखना, ये कुछ क्वेश्चन में आपको मदद करेगा कि अगर आप जो है किसी पॉइंट सोर्स से दूर जैसे जैसे चलते चले जाओगे, आपका इंटेंसिटी डिक्रीज होता चला जाएगा। और वो इस फॉर्मूला से आप चाहें तो उसको दिखा सकते हैं, P/4πr²। तो इसको आप याद रखना, ये कहीं कहीं आपको यूज आएगा प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय। ठीक है, तो इसको आप लिख लो। अब बच्चों कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात हम लोग करते हैं। जैसे देखो, कुछ डेटा आपको मैं बताता हूं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि मिनिमम लाउडनेस जो हम लोग सुन सकते हैं, तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको लिखवाया था पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एक I0 के बारे में। I0 आपका क्या था? थ्रेशोल्ड, है ना। I0 जो है आपका, ये थ्रेशोल्ड जो I0 जो बच्चों है, ये आपका थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी, थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी जिसकी वैल्यू कितनी थी? 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अगर कोई पूछे कि इस इंटेंसिटी को तो हम लोग सुन सकते हैं, इसकी लाउडनेस कितनी होगी, तो अगर डेसिबल स्केल पे अगर इसका आप लाउडनेस मेजर करोगे तो फॉर्मूला था बच्चों, याद होगा आपको, I/I0। अगर जो सोर्स, ये I0 तो अपना बेस था जो हमेशा हम लोग को डालना होता है, ये स्टैंडर्ड हो गया जो हम सुन सकते हैं, और I वो इंटेंसिटी थी जिसकी लाउडनेस मेजर करनी है। अगर मेजर करने वाले का भी I0 ही है तो आप खुद देखो ये कितना कैलकुलेट होके आएगा। तो ये I0/I0, तो बच्चों ये 10 log1। अब log1 जो है, log स्केल पे 1 की वैल्यू तो 0 होती है, तो ऑटोमेटिकली ये लाउडनेस जो है वो कितना हो गया? 0 डेसिबल। तो कोई तुमसे पूछे कि क्या 0 डेसिबल के साउंड को हम सुन सकते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए ऑफ कोर्स। सुनने में ये अजीब लगेगा, लेकिन जिसकी साउंड लेवल 0 डेसिबल है, वो भी समझो कि उसमें भी इंटेंसिटी है, इतनी इंटेंसिटी वहां पे है। क्लियर है? ये आप यहां पे देख लो। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग बच्चों एक चीज देखते हैं, जो एक सुनते होगे बार बार, नॉइज पॉल्यूशन, है ना, नॉइज पॉल्यूशन। तो देखो WHO की जो आपकी मान्यता है वो है कि 70 डेसिबल के ऊपर के साउंड को, 70 डेसिबल तक के साउंड को सुनना अपने हेल्थ के लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा का अगर कहीं पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो वो आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। तो 70 डेसिबल से ग्रेटर को हम लोग बोलते हैं नॉइज पॉल्यूशन में डाल देते हैं, है ना। तो याद रखना 70 डेसिबल से ग्रेटर को। और जो तुम डीजे वगैरह सुनते हो, इतना लाउड म्यूजिक, वो 100 डेसिबल तक का होता है, 120 डेसिबल तक का होता है। और जो नॉर्मल बातचीत हम लोग करते हैं वो 30 से 50 डेसिबल के बीच करते हैं। तो ऐसे 70 डेसिबल तक आपका जो है वो ठीक है, 70 डेसिबल के ऊपर आपके हेल्थ के लिए वो नुकसानदायक। तो ये छोटी मोटी बातें थी। इसमें इंटरेस्टिंग यही था कि 0 डेसिबल के साउंड को भी हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है, आगे चलें बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं एक और टर्म की, जिसका नाम है पिच ऑफ द साउंड। अक्सर आप ये सुनते होंगे, ये भी एक थ्योरेटिकल पॉइंट है। आप सुनते होंगे कि किसी की जो आवाज है वो हाई पिच की है, किसी की आवाज है लो पिच की है ना। तो ये हाई पिच या लो पिच होता क्या है? तो बच्चों ये पिच जो होता है, ये दरअसल एक फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड पैरामीटर है। जैसे कोई ऐसी आवाज होती है जो बिल्कुल पतली आवाज, बोलते हैं ना उसकी आवाज पतली है, जो काफी दूर तक, है ना, सन्नाटे में दूर तक चली जाए, तो ऐसे को बोलते हैं हाई पिच। जैसे कि कोयल की जो आवाज होती है वो हाई पिच होती है, और बुफेलो की जो आवाज होती है वो मोटी सी लो पिच आवाज होती है, वो गूंजती है। क्लियर है? तो आपको अगर कोई पिच के बारे में पूछे तो सीधा बोल देना कि ये जो पैरामीटर है, इट इज रिलेटेड विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। ये साउंड के फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होती है। क्लियर है? ये साउंड के फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होती है। हाई पिच मीन्स
हाई पिच की बात अगर कहीं पे हो तो समझना हाई फ्रीक्वेंसी, और अगर कहीं पे लो पिच की बात हो बच्चों, लो पिच की बात करें तो लो फ्रीक्वेंसी हो गई। इसका बच्चों लाउडनेस से कोई मतलब नहीं है। आप ये मत सोचना कि ये ज़्यादा पिच का मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी, लाउडनेस का मतलब इंटेंसिटी के साथ है, और यहां मतलब बात हो रही है पिच की जो कि फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। इसका लाउडनेस से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? तो ये एक छोटा सा पॉइंट था, आप लिख लेना। आगे बढ़ें, चलो अब हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देखेंगे दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव। बच्चों देखो, जैसे कि स्ट्रिंग वेव के केस में हमने पढ़ा था कि दो वेव एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा, कितने भी वेव मिक्स हो सकते हैं। तो ये जो इंटरफेरेंस की बात चलती है, इंटरफेरेंस की बात हर वेव के लिए वैलिड है, चाहे वो लाइट वेव हो, साउंड वेव हो, या वेव ऑन स्ट्रिंग हो, या वाटर के ऊपर भी अगर आप वेव जनरेट करते हो तो वो भी इंटरफेरेंस शो करेगा, क्योंकि इंटरफेरेंस वेव का ही कैरेक्टर होता है। तो इसमें आपको यहां नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो आपने स्ट्रिंग वेव में पढ़ा है एज इट इज यहां पे एप्लीकेबल है। बस यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे जो इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, वो बात करेंगे हम लोग किसके रिस्पेक्ट में, तो वो बात करेंगे हम लोग प्रेशर वेव के रिस्पेक्ट में। मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रेशर वेव की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग, हालांकि यहां डिस्प्लेसमेंट वेव के रिस्पेक्ट में भी इसको हम लोग दिखा सकते हैं, लेकिन प्रेशर वेव की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रेशर वेव जो है आपका, ठीक है ना, प्रेशर वेव जो है वो आपका, हम लोग का जो ईयर है उसी को सेंस कर पाता है। तो हम लोग जो इक्वेशन लिखेंगे अभी इंटरफेरेंस के लिए वो प्रेशर वेव के फॉर्म में, हालांकि उसको डिस्प्लेसमेंट से भी दिखा सकते हैं। तो हेडिंग दे देते हैं हम लोग अपना यहां पे, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव। ठीक है, तो सिंपल है। मान लो कि यहां पे दो स्पीकर्स लगे हुए हैं, ठीक है, इसमें ज्यादा डिटेल तो लिखना हम लोग तो ये इंटरफेरेंस होता क्या है, नहीं होता, ये सारी चीजें तो हम लोग स्ट्रिंग वेव में लिख ही चुके हैं, यहां बस एप्लीकेशन करना है। मान लो कि कहीं पे दो स्पीकर्स है ना, एक स्पीकर यहां लगा हुआ है और एक दूसरा स्पीकर आपका यहां पे, ठीक है, ये साउंड के स्पीकर्स है S1 और S2। कोई पॉइंट आपका P, ठीक है, पॉइंट P है, तो यहां से भी वेव जनरेट होके पहुंचेगी P के पास और यहां से भी पहुंचेगी। तो ये दोनों वेव जब P पे पहुंचेगी तो मान लो S1 ने जो वेव जनरेट किया उसका इक्वेशन है डेल्टा P1 इक्वल्स टू P नॉट, यहां पे मान लो इसका एम्पलीट्यूड है P1 साइन ओमेगा टी माइनस KX, ठीक है, और डेल्टा P2 जो आ रहा है आपका वो है P2, यानी दूसरा वेव का जो इक्वेशन मैं लिख रहा हूं साइन ओमेगा टी माइनस KX प्लस फाइव। अब इस तरीके से मान लो यहां पे दो वेव इंटरफेयर कर रही है, तो जो डेल्टा P का मतलब चेंज इन प्रेशर है ना, और ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया, ये दूसरे का एम्पलीट्यूड हो गया, तो आखिर यहां पे एक रिजल्टेंट वेव बनेगा। जो रिजल्टेंट वेव बनेगा दैट इज डेल्टा PR, तो उसका एम्पलीट्यूड को भी PR बोल दो और साइन ओमेगा टी माइनस KX, और मान लो एंगल जो उसका फेज कांस्टेंट आया वो है अल्फा। बच्चों कुछ भी फर्क नहीं है, अपने दिमाग में थोड़ा भी फर्क मत रखना। बस पहले हम लोग यहाँ A लिखते थे एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, उसको हम लोग किस फॉर्म में लिख रहे हैं, प्रेशर के फॉर्म में। फर्क यही है, फर्क इतना ही है और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो अब आप याद करो मैंने क्या आपको टेक्निक सिखाई थी। हमने आपको बताया था कि इस तरीके से अगर दो वेव का इंटरफेरेंस निकालना हो तो पहले आप उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालोगे। तो आपको इसमें मैंने फेजर डायग्राम सिखाया था कि आप दोनों एम्पलीट्यूड को, चाहे वो प्रेशर के रूप में ही क्यों ना हो, एक वेक्टर क्वांटिटी मान लो। जैसे कि हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे हाइपोथेटिकली, मान लो P1 को हमने वेक्टर मान लिया और इसके और P2 के बीच में फेज डिफरेंस है फाई का, है ना। दोनों वेव में अगर देखें ये पूरा फेज कहलाता है, हमेशा से हम लोग जान रहे हैं, SHM से ही लगातार पढ़ते आ रहे हैं।
तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, फाई। ओके, तो दोनों वेक्टर के बीच में जो हाइपोथेटिकल हमने वेक्टर बना लिया है उसके बीच का ये एंगल के रूप में काम करेगा। अब वेक्टर तरीके से आप रिजल्टेंट निकाल लो, तो सीधी सी बात है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो आपका आ जाएगा P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस फाई। ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकल के आ जाएगा। तो कुछ भी आपको नया सीखने की जरूरत यहां पे नहीं है। अब देखो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया। अब आपको ये भी कुछ देर पहले ही हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो आपका एम्पलीट्यूड है, ठीक है, प्रेशर एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी के बीच में मैंने आपको रिलेशन बताया था। हमने आपको बताया था कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको लिखें, प्रॉपर कॉन्स्टेंट्स का अगर इस्तेमाल करें, तो आपको याद होगा ये स्ट्रिंग वेव में भी मैंने लिख के दिखाया था, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो वेव की होगी IR इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 इंटू कॉस फाई, ठीक है, जहां फाई क्या है बच्चों, फेज डिफरेंस। तो ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के फॉर्म में हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका उसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी। और रही बात ये एंगल अल्फा निकालने की, तो आप तो जानते हो दो वेक्टर का रिजल्टेंट उनके बीच में ही कहीं होता है, तो ये होगा PR और ये अल्फा भी आप बहुत आराम से निकाल सकते हो वेक्टर तरीके से। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको कुछ नया सीखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। बस आपको इसको रिवाइज करने से पहले आप स्ट्रिंग वेव वाला इंटरफेरेंस रिवाइज कर लेना, और यही बच्चों सीधा सीधा एप्लीकेशन हो जाएगा आपका कहाँ पे, लाइट वेव के भी इंटरफेरेंस में। तो सब में चीजें सेम चलती हैं जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी निकल जाएगा और रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी निकाल सकते हो। दोनों के फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, कैसे ये आया, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो PR स्क्वायर से IR बन जाएगा, P1 से I1, P2 से I2। क्लियर है? तो इसको राइट डाउन करो। कर लिया आपने? चलो अब आगे याद करो बच्चों, जैसे वहां पे आपका इंटरफेरेंस दो टाइप का होता था, है ना। इंटरफेरेंस तो ऐसे तो ढेर सारा हो सकता है, लेकिन इंटरफेरेंस को हम लोग कुछ पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवा रहे थे और कुछ पे डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दो एक्सट्रीम कंडीशन हो गया कि मतलब एक जगह दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, और जब ये अपोजिट होंगे तो रिजल्टेंट मिनिमम होगा। तो वहीं से टर्म यहां पे आएगा मैक्सिमा और मिनिमा। जहां मैक्सिमा होगा साउंड के केस में वहां बहुत तेज आवाज सुनाई पड़ेगी, और जहां मिनिमा होगी बच्चों वहां पे निश्चित तौर पे आपको बहुत कम आवाज सुनाई पड़ेगी। तो इस तरीके से इंटरफेरेंस में दो कंडीशन ऑब्टेन हो सकते हैं, है ना। ऐसे बीच वाले भी ऐसा नहीं है कि सीधा मैक्सिमा मिनिमा के बीच में और कोई नहीं होगा, बीच में भी होगा। दो वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री हुआ तब तो मैक्सिमम रिजल्टेंट आया, और 180 का आया तो मिनिमम, लेकिन बीच में 90 60 पे भी आएगा। तो खैर हम लोग को जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम केस में आपको मैक्सिमा या मिनिमा को लेके ही पूछा जाएगा, इसलिए हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस, कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस, अब देखो सीधी सी बात है। अब यहां पे इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक कर लेते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा हम लोग लिख लेते हैं यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखो सीधी सी बात है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में PR में हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो PR मैक्सिमम तभी होगा बच्चों जब cos फाई की वैल्यू 1 होगी, है ना। दो वेक्टर के बीच, क्योंकि अभी हमने देखा PR का फॉर्मूला हमने क्या देखा, PR इक्वल्स टू अंडर रूट
P1 का स्क्वाड प्लस P2 का स्क्वाड प्लस 2 P1 P2 इंटू कॉस फाई। तो मैक्सिमम आपको तभी मिलेगा जब कॉस फाई मैक्सिमम होगा, और कॉस फाई मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो उस केस में PR जो होगा वो डायरेक्टली आपका P1 प्लस P2 के बराबर होगा, है ना। यानी कि आपका जो है दोनों के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर। अगर मान लो, अगर एग्जाम्पल के लिए अगर P1 और P2 की वैल्यू सेम है, मान लो P है, अधिकांश केस में इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड दोनों वेव का सेम दिया हुआ रहता है, तो उस केस में जो PR का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो आएगा वो 2P आ जाएगा। क्लियर है। और इसी तरीके से अगर इंटेंसिटी की बात करेंगे तो इस केस में इंटेंसिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। चाहो तो आप करके देख लो, क्योंकि जैसे ही आप फॉर्मूला में देखो, जैसे ही यहाँ पे 1 लिख दोगे तो ये हो जाएगा एक तरीके से अंडर रूट I1 को मान लो A, तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो उसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे तो एम्पलीट्यूड सीधा ऐड हो जाएंगे। अगर दोनों एम्पलीट्यूड सेम है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2P हो जाएगा, ठीक। मैक्सिमम इंटेंसिटी अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2। ये सारा कुछ हम लोग स्ट्रिंग वेव में कर चुके हैं। और अगर यहाँ इस हिसाब से चलने की दोनों की, चूंकि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो दोनों की इंटेंसिटी भी सेम होगी, तो उस केस में अंडर रूट I प्लस अंडर रूट I, तो I मैक्स जो हो जाएगा 4I के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट I प्लस अंडर रूट I 2 अंडर रूट I का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट I का स्क्वायर I। इंटेंसिटी 4 गुनी हो जाएगी, कहां पे, मैक्सिमम पे। कब, जब cos फाई की वैल्यू 1 हो। अब cos फाई की वैल्यू 1 कब होगी, सोचो। तो cos फाई की वैल्यू 1 तब होगी बच्चों जब फाई की वैल्यू 2 पाई n के बराबर होगी, 2 पाई n के बराबर होगी। यानी कि जहां पे n की वैल्यू आप 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, तो देखो 0 रखने पे cos 0 1, 1 रखने पे 2 पाई cos 2 पाई आपका हो जाएगा 1, 3 रखने पे 6 पाई। तो याद रखना बच्चों, अगर फेज डिफरेंस 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो, 2 पाई इंटू n के बराबर हो, तो क्या मिलेगा आपको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। इसी तरीके से ठीक इसके उलट अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में बच्चों जो आपका PR होगा ये मिनिमम होगा, और ये मिनिमम तभी होगा जब cos फाई की वैल्यू मिनिमम यानी कि -1 होगी। उस केस में अगर देखें तो PR मिनिमम जो होगा वो हो जाएगा P1 माइनस P2, यानी दोनों के एम्पलीट्यूड का सब्ट्रैक्शन। अब इसमें से जो बड़ा हो उसमें से छोटे को घटा देना, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटा लेंगे। और अगर मान लो इस केस में अगर P1 और P2 बराबर हो, तब तो बच्चों यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव के समय मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब कि कोई एकदम सन्नाटा हो जाएगा। अगर साउंड की बात कर रहे हो तो एम्पलीट्यूड आपका कंप्लीटली 0, मतलब आपको कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी। क्लियर है। और इसी तरीके से इंटेंसिटी की बात करेंगे तो इंटेंसिटी का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। वहां प्लस है, यहाँ माइनस है। और अगर दोनों का बराबर की बात करेंगे तो I मिनिमम तो सीधा 0 हो जाएगा, क्योंकि जब एम्पलीट्यूड ही 0 होगा तो इंटेंसिटी भी रिजल्टेंट 0 होगा। सवाल यह है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या कंडीशन होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपने देखा कि फेज डिफरेंस 2 पाई n के बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए क्या कंडीशन यहां हम बना सकते हैं, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, ये n प्लस हाफ इंटू 2 पाई के बराबर होना चाहिए। अगर आपका जो फेज एंगल है वो n प्लस हाफ, अब जहां n की वैल्यू 0 से शुरू कर दो, तो 0 1 2 3, तो अगर 0 रखोगे तो 0 रखने पे 1/2 इंटू 2 पाई cos पाई, तो cos पाई -1 होता है। तो आप याद रखेंगे, मेन यहां से ये याद रख के चलना है आपको कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2P और मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I, और डिस्ट्रक्टिव में
मिनिमम हो गया आपका 0 और एम्पलीट्यूड भी 0, और कंस्ट्रक्टिव के लिए जो आपका कंडीशन है फेज डिफरेंस 2 पाई n के बराबर होना चाहिए, और ये होगा आपका n प्लस हाफ इंटू 2 पाई के बराबर। क्लियर है? तो इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों जैसा कि देखो मैंने हेडिंग दिया है कंडीशन ऑफ पाथ डिफरेंस फॉर इंटरफेरेंस। तो आपको मैंने स्ट्रिंग वेव में भी बताया था कि ज्यादातर जो कंडीशन आपका इंटरफेरेंस का बनेगा उसमें पाथ डिफरेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो इक्वेशन है, जैसे कि देखो आप इक्वेशन पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, मान लो ये आपका इक्वेशन है, तो ये पूरा फेज है, और फेज में ये x का रोल बहुत ज्यादा है, और x क्या है, वो पाथ का लेंथ है। तो अगर ये x अलग अलग होगा तो ऑटोमेटिकली पूरे फेज में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, यानी पूरे का फेज क्या होगा, अलग होगा। तो मान लो अगर किसी पॉइंट पे दो सोर्स से वेव पहुंचता है, हर एक चीज दोनों वेव का सेम है, बस ये अंतर हो कि दोनों वेव के द्वारा तय किया गया रास्ता अलग अलग हो, तो ऑटोमेटिकली दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। जैसे देखो, सीधी सी बात है, मान लो एक स्पीकर यहां पे, ठीक है, एक स्पीकर यहां पे एकदम आइडेंटिकल है, हर मामले में ये दोनों स्पीकर आइडेंटिकल है। इसने यहां से S1 ने भी वेव जनरेट किया, इसने जो वेव जनरेट किया सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, सब कुछ सही है, सेम है। इसका भी वही हाल है, इसने भी सेम जनरेट किया, बस दोनों की लोकेशन अलग है। और मान लो ये पॉइंट P, ठीक है, अब यहां से जो वेव पहुंचेगा, ये तो डायरेक्ट पहुंच गया इसके पास, तो मान लो इसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया और यहां पहुंच गया, और यहां से जो वेव पहुंचेगी बच्चों, वो निश्चित तौर पे इससे अलग डिस्टेंस तय करेगी। तो मान लो इसने x प्लस डेल्टा x कवर किया, तो दोनों के पाथ में डिफरेंस आ गया। तो बच्चों अगर पाथ में डिफरेंस आया तो पाथ डिफरेंस जो हुआ यहां पे अगर हम लोग लिखना चाहें तो पाथ डिफरेंस जो हुआ, पाथ डिफरेंस, ठीक है, पाथ डिफरेंस जो आया वो कितने का आया, डेल्टा x का, क्योंकि इसका पाथ है x और इसका है x प्लस डेल्टा x। और मान लो बाकी सारे पैरामीटर सेम है, जैसे कि इनिशियल फेज दोनों का सेम है, यहां पे जो जब वेव जनरेट हुआ था उस समय हर एक चीज तरीके से आइडेंटिकल है, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, ईच एंड एवरीथिंग, बस यहां पहुंचने का रास्ता दोनों का अलग है, तो ऑटोमेटिकली पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया। और अगर पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ तो आपको मैंने अच्छे से समझाया हुआ है कि पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस पैदा हो जाता है। तो फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो इनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा, इनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा बच्चों, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है k इंटू डेल्टा एक्स। के जहां पे क्या है, वेव नंबर 2 पाई बाय लैम्डा, और डेल्टा एक्स क्या हो गया, पाथ डिफरेंस। तो आपको पिछले चैप्टर में आपको मैंने बताया हुआ है कि k इंटू डेल्टा एक्स यानी फेज डिफरेंस से पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस पैदा होता है। अब यहां पे सारा कुछ आपको बताया गया है स्ट्रिंग वेव में, यहां भी वही वैलिड है, यहां कुछ अलग थोड़ी है, सेम चीज चल रहा है यहां भी, ठीक है। अब यहां पे देख लो, तो अभी हमने देखा था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, है ना, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अभी हमने देखा था कि फाई की वैल्यू होना चाहिए 2 पाई इंटू एन के बराबर, इस इक्वेशन के हिसाब से होना चाहिए। तो फाई के जगह क्या लिख दोगे, k इंटू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2 पाई n, और k को लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2 पाई n। और बच्चों यहाँ से देखो 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो गया, तो लैम्डा उधर अगर भेज दें तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू हो गया n लैम्डा। तो बच्चों एक बात ध्यान से सुन लो, अगर दो अलग अलग सोर्स से आने वाला वेव के बीच का फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस, ध्यान सुनना, पाथ डिफरेंस n लैम्डा हो, मतलब कि या तो n की वैल्यू 0 रखेंगे तो डेल्टा x यानी कोई पाथ डिफरेंस ना हो, मतलब कि जो दोनों जगह से आने वाला वेव
इक्वल डिस्टेंस कवर करे, या दोनों के बीच लैम्डा का डिफरेंस हो, या 2 लैम्डा का डिफरेंस हो, या 3 लैम्डा का डिफरेंस हो, क्योंकि n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी रखोगे। तो अगर दो वेव के बीच का जो पाथ डिफरेंस है, उनके बीच का पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा के इस प्रकार के मल्टीपल में हो, तो वो वहां पे क्या जनरेट करेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब आपको मैक्सिमा सुनाई पड़ेगा, है ना। वहां आपको क्या सुनाई पड़ेगा, मैक्सिमा। मैक्सिमा भी बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को, मतलब कि एम्पलीट्यूड तो आपको 2p0 हो जाएगा, ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4 गुनी हो जाएगी इंडिविजुअल इंटेंसिटी की। क्लियर है। और जिस तरीके से अब कंस्ट्रक्टिव है, इसका डिस्ट्रक्टिव भी बना देते हैं। पहले फटाफट लिखो, लिख लिया आपने। चलो अब बात अगर हम लोग डिस्ट्रक्टिव की करें, तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात अगर करें बच्चों, तो उस केस में अभी हमने कुछ देर पहले ही देखा था कि जो आपका cos फाई होना चाहिए -1, और इसके लिए फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 पाई इंटू n प्लस हाफ, है ना। तो फाई की जगह फिर से लिख देंगे, तो देखो अभी हमने लिखा है फाई की जगह k डेल्टा x, इसका मतलब k डेल्टा x, है ना, k डेल्टा x जो होना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2 पाई n प्लस हाफ। ठीक है, इसको मैं ऊपर कर दूं। चलो अब यहां से देख लो, k की जगह लिख दोगे 2 पाई बाई लैम्डा, है ना, इंटू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2 पाई और n प्लस हाफ। एकदम याद रखना ये फॉर्मूला। अब यहां से देखो, यहां से 2 पाई कैंसिल, तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू निकल गया n प्लस हाफ इंटू लैम्डा। तो ये आपका हो गया कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पे n का वैल्यू 0 रखेंगे, n का वैल्यू 1 रखेंगे, n का वैल्यू 2 रखेंगे, तो देखो डेल्टा एक्स कितना आएगा, डेल्टा एक्स आएगा लैम्डा बाई 2। अगर 0 रखेंगे, डेल्टा एक्स 1 रखेंगे, सॉरी n इक्वल टू 1 रखेंगे, तो डेल्टा एक्स 3 लैम्डा बाई 2 आएगा। अगर 2 रखेंगे तो 5 लैम्डा बाई 2। तो अगर पाथ डिफरेंस ऐसा हो बच्चों, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, उस केस में आपको मिनिमा मिलेगा। अगर दोनों की एम्पलीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 और रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी 0। क्लियर है। तो ये आप अच्छे से याद रखना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कंडीशंस को। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं स्टैंडिंग वेव इन केस ऑफ साउंड वेव। तो देखो यहां भी अपने को ज्यादा मेहनत नहीं करना होगा, क्योंकि हमने जो स्ट्रिंग वेव के लिए पढ़ा है वो एज इट इज यहां भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात है स्टैंडिंग वेव इन केस ऑफ साउंड वेव। तो स्टैंडिंग वेव के बारे में जो जो चीजें मैंने आपको स्ट्रिंग वेव के केस में बताई हैं, आप सभी यहां पे लगा सकते हो। कहने का मतलब है कि जब जो हमने सीखा, मैं एक बार याद दिला दूं पहले आपको, कि स्टैंडिंग वेव में आपका वेव के जो मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं वो एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह पास ऑन नहीं करते हैं। सारे पार्टिकल्स डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स के साथ वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। जिन उनकी जो एम्पलीट्यूड है वो 2a से 0 के बीच में कहीं भी वैरी कर सकती है। कुछ पार्टिकल्स बिल्कुल वाइब्रेट नहीं करते हैं, जिनको हम लोग नोड्स कहते हैं, और कुछ पार्टिकल जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हैं, जिसको एंटी नोड करते हैं। दो नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा 2 है, दो लगातार एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस भी लैम्डा बाई 2 है, ठीक है, लैम्डा बाई 2। ओके, दो नोड्स के बीच के जो सारे पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। ये सारी चीजें आपको मैंने स्टैंडिंग वेव में पहले भी बता रखी है, बस यहां पे हम लोग इसको यूज करना चाह रहे हैं साउंड वेव के केस में, लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में, ठीक है। बस और एक फर्क आएगा कि हम लोग वहां जो अपना डिस्कशन कर रहे थे उसमें पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को कर रहे थे, यहां भी हम लोग पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में देख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोगों का डिस्कशन मेन प्रेशर के रूप में ही, प्रेशर वेव के फॉर्म में ही चलता रहेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो स्टैंडिंग वेव की क्या कंडीशन थी कि जब दो वेव हर मामले में आइडेंटिकल हो, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड, बस दोनों के मोशन का डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट, तो स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है।
जैसे कि मान लो कि अगर एक इक्वेशन अपना डेल्टा P1 इक्वल्स टू हो, दैट इज P नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, और दूसरा वेव हो डेल्टा P2, एम्पलीट्यूड देखो दोनों का सेम है, डायरेक्शन मोशन का क्या है, अपोजिट है। अब इन दोनों को अगर इंटरफेयर करवावें, स्टैंडिंग वेव भी एक प्रकार का इंटरफेरेंस ही होता है, तो अगर नेट हम लोग देखें तो अगर इन दोनों को अगर आप ट्रिगोनोमेट्री से सॉल्व करोगे, जो कि मैंने आपको वहां पे करके दिखाया भी था, तो आपको ये आ जाएगा 2P0, ठीक है, 2P0 कॉस के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन निकल के आ गया। तो ये आपका स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है, जैसा कि आप पहले से भी जानते हो, ठीक है। एंटी नोड्स के पोजीशन के लिए आपको कॉस के एक्स क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ कॉस के एक्स, मॉड ऑफ कॉस के एक्स आपका अगर 1 है तो वहां पे क्या बनेगा, प्रेशर एंटी नोड्स, है ना, मतलब प्रेशर का वेरिएशन मैक्सिमम होगा कितना, 2P0, और अगर मॉड ऑफ कॉस के एक्स है ना 0 हो, अगर ये 0 हो तो वहां प्रेशर नोड्स बनेंगे, प्रेशर नोड्स। क्लियर है बच्चों, मतलब कि प्रेशर एंटी नोड्स का मतलब ये हुआ कि वहां प्रेशर का वेरिएशन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, 2P0 से होगा, मतलब नॉर्मल प्रेशर से 2P0 ज्यादा या नॉर्मल से 2P0 कम, और जो नोड्स का मतलब हो गया जहां कोई वेरिएशन नहीं होगा, जो आपने डिस्प्लेसमेंट के केस में देखा था। हाँ, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना है आपको, ये सारी चीजें वो वैलिड है ना, आपको ये कॉस नोड्स की पोजीशन के लिए क्या करना होगा, तो कॉस के एक्स 1 के सारी कंडीशन जो मैंने आपको वहां बताई है कि कॉस के एक्स का वैल्यू 1 है, तो आखिर कॉस के एक्स 1 कब आएगा, जब के एक्स जो होगा आपका n पाई के बराबर होगा, है ना। तो वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, जो कि आप मेरे को बस कॉस के एक्स का मॉड 1 होना चाहिए, तो वो सब क्या मिलेगा मेरे को, प्रेशर एंटी नोड, इस इक्वेशन के हिसाब से। अलग अलग इक्वेशन में तो ये कंडीशन चेंज होता है, जो कि आपको मैंने काफी डिटेल में स्ट्रिंग वेव के स्टैंडिंग वेव के समय बता रखा है, ठीक है। अब देखो यहां पे एक चीज फर्क है, जैसे कि स्ट्रिंग वेव के केस में तो सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट वेव ही था, और यहां पे बच्चों साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास स्टैंडिंग वेव, साउंड के केस में डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर वेव दोनों फॉर्म मौजूद है। और जब हम लोग साउंड वेव के बारे में पढ़ना शुरू किए थे तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव, यानी डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव के बीच में π/2 फेज डिफरेंस होता है, π/2 फेज डिफरेंस होता है, मतलब अगर एक कॉस के फॉर्म में है तो दूसरा साइन के फॉर्म में है। तो अगर साइन कॉस का यहां चक्कर है, तो जब जब कॉस 0 होता है बच्चों, वहां पे साइन की वैल्यू +1 या -1, यानी मॉड कहें तो 1 होगा, या इसका रिवर्स, जब साइन 0 होगा तो कॉस 1 होगा। तो इसका मतलब है कि ये इस केस में, साउंड के केस में याद रखना है कि जो जो लोकेशन प्रेशर के हिसाब से एंटी नोड होगा, यानी एंटी नोड मतलब जहां प्रेशर का वेरिएशन सबसे ज्यादा होगा, वहां डिस्प्लेसमेंट सबसे कम होगा। ये लॉजिकल बात भी है, मॉलिक्यूल को अगर घूमने का बहुत स्पेस फ्री है तो इसका मतलब वहां प्रेशर में कोई खास वेरिएशन नहीं होगा। प्रेशर तो तब ज्यादा चेंज होता है जब वॉल्यूम कम हो, मोशन ना के बराबर हो। तो एक बात जो मैं यहां बहुत इंपॉर्टेंट लिखने जा रहा हूं, जो आप हमेशा अपने दिमाग में सेट रखेंगे, कि वी हैव टू नोटेड दैट, अपने को ये नोट कर लेना चाहिए, नोटेड दैट एट पोजीशंस of pressure node there will be displacement एंटी नोड, यानी जहां प्रेशर के हिसाब से नोड बनना चाहिए वहां डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से एंटी नोड, एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी, and at pressure antinode इसको ठीक से लिख दूं मैं, प्रेशर
there will be displacement node। ये बात आप अच्छे से याद रखना बच्चों, इसको अलग से लिख भी लेना कि प्रेशर नोड के जगह पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा और जहां प्रेशर का एंटी नोड होगा वहां डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा। और बाकी स्टैंडिंग वेव की जो चीजें, जो भी फैक्ट आपने स्ट्रिंग के केस में पढ़ा है एज इट इज यहां पे लगा देना है। साइन वहां पे मैंने आपको बताया था टी और एक्स अलग हो जाता है तो स्टैंडिंग वेव बनता है और कंडीशंस हैं और ढेर सारे इक्वेशंस हो सकते हैं जो इक्वेशन मैंने वहां भी आपको बताया था। ठीक है, तो इसको राइट डाउन करो। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की जो कि आपके कंपटीशन में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है ना, दैट इज स्टैंडिंग वेव इन एयर कॉलम, है ना। इसी को हम लोग ऑर्गन पाइप भी बोलते हैं। देखो जिस तरीके से हमने स्ट्रिंग वेव में पढ़ा था स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड एंड स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, है ना, और दूसरा एंड क्या होता था, फ्री। तो याद करो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक गिटार वगैरह जो था वो वहां पे स्ट्रिंग वाले पे बेस्ड था, है ना, कि स्ट्रिंग वेव में आपने स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस कर दिया तो ढेर सारे एक सीक्वेंस में फ्रीक्वेंसीज वहां पे डेवलप होती थी जिसको हम लोग हार्मोनिक्स बोलते थे। ठीक है, तो इस तरीके से ही यहाँ पे भी हम लोग जो जनरेट करेंगे, जैसे कि आपने जितना भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखा होगा जो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी साउंड वेव पे रिलेटेड है, जैसे स्ट्रिंग वेव पे तो आपका गिटार हो गया, सितार हो गया, वीणा हो गया। इसी तरीके से जो आप बांसुरी बजाते हो या और भी कई प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम हवा फूंकते हैं, वो दरअसल तुमने देखा होगा वो एक पाइप के फॉर्म में ही होता है। तो उसी पाइप को हम लोग रेजोनेंस कॉलम या ऑर्गन पाइप बोलते हैं, है ना। उसके थ्रू ही उसमें स्टैंडिंग वेव ही हम लोग जनरेट करते हैं और एक पर्टिकुलर फैशन में आपका फ्रीक्वेंसीज अरेंज होती हैं तो आपको वो म्यूजिक के फॉर्म में सुनाई पड़ता है। तो इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे और इसमें भी मैं आपको बता दूं कि आपको नया कुछ सीखने की जरूरत नहीं है अगर आपने स्ट्रिंग वेव वाली चीज़ों को याद किया है ढंग से। तो वहाँ मैंने आपको बता दिया था कि स्टैंडिंग वेव जो बन रहा था स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड और दूसरा था एक एंड फिक्स था और दूसरा फ्री था, याद होगा आपको। तो उन चीज़ों को ही बस हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। वो वहाँ हमने ट्रांसवर्स वेव के लिए किया था, उसी को हम लोग यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल यानी प्रेशर वेव के लिए करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं है बल्कि यहाँ पे एक ऑर्गन पाइप है। अब ये ऑर्गन पाइप होता क्या है, तो ये सिंपल एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है ना, एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है जिसके अंदर एयर का लेयर यानी एयर का कॉलम होता है जिसमें हम लोग साउंड वेव में स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे दो टाइप के ये ट्यूब्स होते हैं, एक आपका है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और दूसरा है ओपन ऑर्गन पाइप। अब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का क्या मतलब हुआ, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब ये हुआ कि ये ऐसा पाइप है बच्चों जिसमें आपका इस कॉलम का, इस ट्यूब का एक एंड को हमने क्लोज किया हुआ है और दूसरा ओपन है, ठीक है, और इसके अंदर एयर है। और ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होगा, इसके दोनों एंड्स ओपन होंगे। तो ये समझ में आ रही है बात, इसका एक एंड क्लोज होगा, दिस इज क्लोज्ड, एक ओपन है इसका भी, तब भी इसका नाम क्या होगा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, और ये क्या हो गया आपका ओपन ऑर्गन पाइप। क्लियर है? अब यहां पे हम लोग जो स्टैंडिंग वेव डेवलप करेंगे उसे हम लोग प्रेशर नोड या प्रेशर एंटी नोड के फॉर्म में ही समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात सोचो कि जब इसमें स्टैंडिंग वेव जनरेट करेंगे तो जैसे वहां पे रस्सी जो फिक्स्ड होती थी, किसी एंड पे फिक्स होती थी और एक एंड पे फ्री होती थी, तो जो फिक्स्ड पॉइंट था वो वहां पे डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से नोड का काम करता था, क्योंकि वो पॉइंट वहां पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट का फ्लक्चुएशन देख रहे थे। तो जो फिक्स्ड था वो आपका किसी भी तरीके से वाइब्रेट करेगा ही नहीं करेगा, है ना। ठीक इसी तरीके से, और दूसरा फ्री एंड को हमेशा एंटी नोड मानते थे क्योंकि वो फ्रीली वाइब्रेट कर सकता था। लेकिन याद रखिएगा ये हम लोग बात कब कर रहे थे, जब स्ट्रिंग की बात थी। यहां पे हम लोग प्रेशर वेव के फॉर्म में देखेंगे
तो हम लोग डिस्कशन देखो, इसमें लोग यहां भी डिस्प्लेसमेंट वेव हो सकता है। तो आप ना अगर प्रेशर डिस्प्लेसमेंट दोनों फॉर्म में याद रखना चाहोगे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहां आप सिर्फ प्रेशर वेव के हिसाब से सोचो तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो प्रेशर के हिसाब से हम सोचते हैं, तो प्रेशर के हिसाब से सोचते हैं तो जो ओपन एंड है वहां पे एयर को, वहां के मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस करने का बहुत स्पेस है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है ना। वहां पे जो है बहुत आराम से वो लो प्रेशर एरिया में जा सकता है, मतलब वहां पे कोई रोकने वाला नहीं है। तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट के, इसका डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से ये एंटी नोड होगा, लेकिन प्रेशर के हिसाब से वो नोड हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूल को मूव करने का मौका मिल रहा है बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब है वहां पे प्रेशर का वेरिएशन नहीं होगा। तो बच्चों ये एक प्रकार का हमारा वो पॉइंट है जहां प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा। तो ओपन एंड हमेशा यहां पे नोड कंसीडर करना है, नोड। फिर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, किसके हिसाब से, प्रेशर के हिसाब से। हम लोग यहां प्रेशर के रिस्पेक्ट में डिस्कशन कर रहे हैं, तो प्रेशर के हिसाब से ये हो गया नोड। और जो क्लोज्ड एंड होगा, अब जहां दीवार है तो मॉलिक्यूल को जाने का रास्ता नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वहां प्रेशर क्या होगा, बहुत ज्यादा। तो प्रेशर के हिसाब से ये होगा रिजिड वॉल जो हो गया, ये एंटी नोड हो गया, ये एंटी नोड हो गया। याद रखेंगे किसके हिसाब से, प्रेशर के हिसाब से। अब आ जाओ ओपन ऑर्गन पाइप में, तो इसमें तो ये भी ओपन है और ये भी ओपन है, तो यहां भी नोड बनेगा, यहां भी नोड बनेगा और यहां भी नोड बनेगा, है ना, दोनों जगह नोड बनेंगे। तो इस तरीके से अब समझो कि जब कभी भी ऑर्गन पाइप में ये दिमाग में सेट रखेंगे, जो क्लोज है वहां पे एंटी नोड बनना चाहिए प्रेशर के हिसाब से, और ओपन एंड क्या बनेगा, आपका नोड बनेगा, ठीक है। और ओपन ऑर्गन पाइप में तो दोनों ही ओपन है, तो इधर भी नोड इधर भी नोड, लेकिन किसके हिसाब से बच्चों, प्रेशर के हिसाब से। प्रेशर के हिसाब से नोड क्यों बना, क्योंकि यहां पे प्रेशर का वेरिएशन नहीं होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए वहां कोई रोकने वाला नहीं है, और यहां पे रोकने वाला है, इसलिए वहां प्रेशर आपका मैक्सिमम वेरिएशन होगा। क्लियर है। तो ये दिमाग में आप सेट रखना, ये बात आप सेट रखना, तो आपके लिए डिस्कशन आसान हो जाएगा। तो स्ट्रिंग के केस में हम लोग डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से नोड एंटी नोड डिसाइड करते हैं, साउंड के केस में हम लोग प्रेशर के हिसाब से डिसाइड करते हैं। और अभी ये भी समझो कि ये जो नोड बनाया मैंने, ये पाइप के ठीक लास्ट में बनाया। तो बच्चों एक बात समझो, ये अभी हम लोग एक चीज लिखेंगे जिसको बोलते हैं एंड करेक्शन। एंड करेक्शन ये होता है कि ये जो आपका नोड जो बन रहा है यहाँ पे ओपन एंड पे, देख रहे हो ना, यहाँ भी ये ओपन एंड है तो नोड बन गया, यहाँ भी ये नोड बना। ये नोड ठीक वहीं पे नहीं बनता है, बल्कि उससे स्लाइटली थोड़ा बाहर बनता है, तो हम लोग उसको एंड करेक्शन में उस लेंथ को भी ऐड करेंगे, जो भी मैं बताता हूं। तो पहले आप इसको लिख लो और हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप से। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की। अब देखो, अब आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा, इससे आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, जो आपने स्ट्रिंग के केस में पढ़ लिया एज इट इज यहां पे लगा देना है। जैसे देखो, ये इसका ओपन एंड है और ये क्लोज्ड है, तो ओपन पे तो आपको क्या बना देना है, यहां पे आपको बनाना है नोड। याद रखेंगे यहां पे क्या बनाएंगे हम लोग, नोड, है ना, प्रेशर के हिसाब से। और ये क्या बनेगा आपका, एंटी नोड, एंटी नोड। अब याद करो स्ट्रिंग वेव के लिए, स्ट्रिंग वेव में आपको याद करना होगा, स्ट्रिंग वेव में जो हम लोग एक कंडीशन पढ़े थे जिसमें एक एंड आपका रस्सी का फिक्स था, ये फिक्स्ड एंड था, ये फिक्स्ड था, और ये क्या था, ओपन, ठीक है, ये था आपका ओपन। तो वहां जो फिक्स्ड होता था रस्सी का पार्ट, वो कहलाता था आपका नोड, और ये होता था आपका एंटी नोड, ओपन वाला ये होता था एंटी नोड। ओपन लिखने से आप कंफ्यूज कर जाओगे, इसको मैं फ्री एंड लिख देता हूं, ये फ्री था, है ना, फ्री एंड, फ्री एंड, ये हो गया था एंटी नोड, एंटी नोड। तो अब यही तो चीज यहां भी है, यहां ये प्रेशर के हिसाब से नोड है, प्रेशर के हिसाब से नोड है, और ये प्रेशर के हिसाब से एंटी नोड है। तो देखो आपका ये जो ओपन ऑर्गन पाइप है, ये स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड से बिल्कुल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे वहां पे याद करो सबसे फंडामेंटल, सबसे कम फ्रीक्वेंसी, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के समय जब ये वाइब्रेट कर रहा था, तो ये इस फैशन में वाइब्रेट कर रहा था, है ना, कि
कि यहाँ नोड और यहाँ एंटी नोड, ठीक है। तो यही चीज तो यहाँ भी लागू है ना। तो यहाँ पे आपका एक तरीके से अगर मैं इसी डायग्राम को यहाँ रिजेंबल कर दूं, आप ये मत समझना कि इसके अंदर हमने कोई रस्सी डाल दी है, आपको बस मैं ये समझाने के लिए ऐसे बना दिया कि अगर ये स्ट्रिंग इससे अगर कंपेयर करें तो ये बिल्कुल इस तरीके से मैच होगा। तो इसका मतलब जो यहाँ आपने पढ़ा वो यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो यहाँ आपको मैंने क्या पढ़ाया था, याद करो। यहाँ हमने आपको बताया था क्लोज और ये स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड में बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है बच्चों, याद करो, n+12 इंटू वी अपॉन 2l, यही फॉर्मूला बताया था ना आपको। तो एज इट इज यहां पे वो अप्लाई कर देना है। बस यहां पे ध्यान रखना है कि यहां जो l है ये इस पाइप की लेंथ है। क्लियर। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो n इक्वल्स टू 0 करेंगे, n इक्वल्स टू 0 करेंगे तो ये फंडामेंटल या लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए n इक्वल्स टू क्या रखोगे, 0। तो n इक्वल्स टू 0 रखोगे तो सीधा आपका f0 आ जाएगा 0 रखने पे v/4l, जो कि आपने वहां भी पढ़ा है। बस यहां वेव की वेलोसिटी के जगह आप जो है आप √T/μ मत लिख देना, क्योंकि ये साउंड वेव है। तो 1/4l और वेव की वेलोसिटी तो हमने सीखी रखी है, γ/RT/m0। क्लियर है। तो देखो इसमें क्या सिंपल सा है, एक नोड बन गया और एक एंटी नोड बन गया, और यहां से यहां तक के बीच की दूरी आपका λ/4 होगा। तो इस केस में अगर हम देखें तो ट्यूब की लेंथ l इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, λ/4, और एक नोड होगा, नोड की संख्या कितनी हो गई, 1, और एंटी नोड की संख्या हो गई 1। अब तो आप बिल्कुल आराम से समझ गए। और इसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का नाम क्या हो जाएगा, आपको सब मैं याद दिला दूं, इसका नाम हो जाएगा आपका फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो इसका मतलब है कि ये बिहेव कर रहा है स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड और फ्री एट अदर एंड। तो फटाफट लिखो जल्दी से, इसको लिख लिया आपने। चलो अब अगर n की वैल्यू 1 रखें, अब तो फटाफट हम लोग आंसर कर सकते हैं। n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी जो निकल के आएगी 3v/4l। आप करके देख लो, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 3v/4l, तो ऑटोमेटिकली तुम देख सकते हो ये 3f0 के बराबर आ रही है, यानी फंडामेंटल का 3 गुना है। तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड हार्मोनिक, यानी सेकंड हार्मोनिक यहाँ मिसिंग है। जैसे वहां मैंने ये सब कुछ आपको बता रखा है स्ट्रिंग वाले केस में। तो थर्ड हार्मोनिक, फर्स्ट के बाद सीधा थर्ड हार्मोनिक, और दूसरा नाम इसका हो जाएगा फर्स्ट ओवरटोन। आपको याद है जो फंडामेंटल के बाद पहली जो हार्मोनिक पॉसिबल होती थी उसका नाम होता था ओवरटोन, की गिनती वहां से करते हैं। तो फर्स्ट ओवरटोन, क्लियर है। और डायग्राम अगर बनावे बच्चों तो देखो डायग्राम क्या बनाना है। तो ये बात तो पक्की है कि यहाँ पे तो हर हालत में आपको क्या बनाना है, यहाँ पे आपको बनाना है प्रेशर के हिसाब से एंटी नोड, और प्रेशर के हिसाब से यहाँ पे क्या बनाना है, नोड। तो बच्चों सीधी सी बात है, इस केस में देखो डायग्राम कैसे होगा। इस केस में जो आपका डायग्राम आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। मतलब मैं स्ट्रिंग के हिसाब से बना दे रहा हूं। स्ट्रिंग ऐसे तो बहुत सिंपल है कि मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूं, लेकिन मैं आपको स्ट्रिंग के हिसाब से थोड़ा ढंग से बना के दिखा रहा हूं। देखो यहां आपका नोड है और ये एंटी नोड होना चाहिए, है ना, और यहां बीच में भी एक नोड आएगा। तो सीधी सी बात है, इसको हम लोग अगर स्ट्रिंग से दिखावें तो अभी मैं इसको ऐसे और फिर ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे। तो याद करो ये जो बीच में रेड कलर का मैंने बनाया, ये रस्सी को याद दिलाया आपको कि वहाँ फिक्स्ड एंड था, वो फ्री एंड था। और यहाँ प्रेशर के हिसाब से देखो, प्रेशर के हिसाब से यहाँ नोड है, ये नोड है, और ये प्रेशर के हिसाब से एंटी नोड। तो क्लोज पे एंटी नोड ही बनाना है। यहाँ से यहाँ तक देखो ये λ/2 हो गया, ये आपका λ/4 हो गया। तो इस केस में जो L लेंथ है पाइप की, वो L किसके बराबर हो गया बच्चों, तो इसको ऐड कर दोगे तो 3 λ/4। क्लियर।
तो ये आपका हो गया। अब इस केस में अगर पूछेगा नोड कितने हैं, तो नोड्स की संख्या आपकी, नोड्स की संख्या देखो 2 और एंटी नोड्स की संख्या कितनी हो गई 2, दोनों 2 हो गए। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक, फटाफट लिखो इसको, आगे चले। नेक्स्ट है बच्चों, अगर मान लो n इक्वल्स टू 2 रखे तो तुम एकदम आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो n इक्वल्स टू 2 रखोगे तो फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी 5v/4l। सॉल्व करके देख लो। अब ये आप लिख सकते हो इसको 5 × f0, इसका मतलब है ये 5th हार्मोनिक है। देखो सिर्फ ऑड हार्मोनिक आ रहा है, सिर्फ ऑड आ रहा है, इवन वाला मिसिंग है। फर्स्ट के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फिफ्थ। लेकिन ओवरटोन की संख्या हम लोग कैसे काउंटिंग करते हैं, जो पॉसिबल होता है उसी के हिसाब से। तो अगला 5th है तो इसका नाम होगा सेकेंड ओवरटोन। देखो नोमेनक्लेचर आपको अच्छे से याद रखना है, सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन। और अगर यहाँ पे देखें उस पाइप के हिसाब से देखें तो क्या क्या कहाँ क्या बनना चाहिए, कहाँ कहाँ पे क्या होना चाहिए। तो देखो सबसे पहली बात है, यहाँ पे तो आपका नोड बनेगा, ये नोड बनेगा, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। नोड के बाद फिर एंटी नोड बनेगा, फिर नोड बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एंटी नोड होगा, एक नोड बना, 2 नोड बना, ठीक है। बीच में यहाँ पे फिर एंटी नोड, फिर नोड, और ये लास्ट में तो एंटी नोड बनना ही है। तो इस केस में आपको देखो 3 नोड्स बनेंगे और 3 एंटी नोड। क्लियर है? और अगर स्ट्रिंग के हिसाब से देखें तो आपको याद होगा बच्चों कि स्ट्रिंग के हिसाब से ये कुछ ऐसा होता था, है ना। तो देखो यहाँ पे आपका नोड, नोड, नोड और लास्ट में एंटी नोड, और ये हो गया एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड। तो वहाँ से अगर रिलेट करें तो नोड्स की संख्या, नोड्स की संख्या हो गई 3, एंटी नोड्स की संख्या भी हो गई 3। तो आप कुछ नहीं, आप एक ही चीज़ याद रखो ना कि वहाँ का स्ट्रिंग जो है वो फिक्स्ड एट वन एंड, यहाँ का क्लोज ऑर्गन पाइप के इक्विवेलेंट है। दोनों में सेम चीज़ लगा दिया करो। और वहाँ का स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, यहाँ का ओपन ऑर्गन पाइप जो दोनों खुला हुआ है। ठीक है, तो पहले इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब बात करते हैं हम लोग ओपन ऑर्गन पाइप की। तो देखो ओपन ऑर्गन पाइप जो है ये आपका बिल्कुल स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड से रिजेंबल करता है। क्योंकि यहां पे देखो, पहले आपको मैं वो याद दिला दूं, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड में ये वाला एंड भी रिजिड वॉल से फिक्स था और ये भी फिक्स था। तो ये भी आपका वाइब्रेट नहीं कर सकता है, ये भी वाइब्रेट नहीं कर सकता है। तो वहां पे ये भी नोड का काम कर रहा था, ये भी नोड का काम कर रहा था। बीच में एंटी नोड्स हो सकते हैं, नोड्स भी हो सकते हैं, एंटी नोड, लेकिन ये फिक्स था कि यहाँ पे नोड और यहाँ पे भी नोड। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ भी ओपन ऑर्गन पाइप में यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल को इन्वायरमेंट में जाने का पूरा फ्री स्पेस है। तो प्रेशर के हिसाब से यहाँ भी नोड होना चाहिए और ये भी प्रेशर के हिसाब से नोड होना चाहिए। तो यहाँ भी ये नोड और ये नोड फिक्स्ड है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो भी इसका जो भी फॉर्मूला होगा वो आइडेंटिकली रिजेंबल करेगा इसके साथ। क्लियर है? तो अब एक बात सोचो कि मैंने ये इसलिए स्पष्ट लिख दिया कि इट विल बिहेव लाइक स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है बच्चों। इसमें अब याद करें फॉर्मूला। आपको याद होगा कि स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स के लिए फॉर्मूला जो आपको मैंने बताया था वो फॉर्मूला था NV/2L। आपको याद होगा कि इसमें जो फ्रीक्वेंसीज डेवलप की जा सकती है उनका फॉर्मूला है NV/2L। ठीक है, जहां n की वैल्यू आप 1 से लेंगे, 0 से नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ 0 रखने पे तो फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी, फिर तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू रखनी है अपने को वो 1 2 3, n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन रखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं, उसके लिए n की वैल्यू 1 रख के देखते हैं। तो F0 इक्वल्स टू ये निकल के आएगा V/2L। F0 जो आएगा निकल के V/2L, और यहाँ पे ये 2L लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप हो गया, और V के जगह आप लिख सकते हो गामा RT/M0। ओके, और ये F0 जो है ये क्या है बच्चों? ये आपकी हो गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी।
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। आप ढंग से लिख लेना इसको, फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। अब अगर इसी पाइप के अंदर अगर हम इस रोप के हिसाब से बना दें, ताकि ये याद रखना, ये रोप डालना नहीं होता है, ये बस आपके समझने के लिए। तो इसका मतलब है कि बीच में एक एंटी नोड बनेगा, है ना। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे 2 नोड्स होंगे और एक एंटी नोड्स। क्लियर है? तो इसको लिख लो, लिख लिया आपने। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग वैल्यू रखें, n की वैल्यू 2 रखें, तो देखते हैं क्या आता है। n की वैल्यू अगर 2 रखेंगे बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी V/L, जो कि आपका 2f0 के इक्वल है ना। इसका मतलब है इसका नेम रखना चाहिए हम लोग को सेकंड हार्मोनिक, क्योंकि ये फर्स्ट हार्मोनिक का डबल है। तो हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करेंगे एज ए सेकंड हार्मोनिक। या फिर हम लोग को पता है कि जब हम लोग काउंटिंग करते हैं ओवरटोन की, तो नेक्स्ट पॉसिबल हार्मोनिक को ही ओवरटोन बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। अब इसके डायग्राम पे ध्यान दें। तो देखो यहाँ पे ये बात पक्की है कि यहाँ तो खैर नोड और नोड बन नहीं है। आप अपना स्ट्रिंग वाला डायग्राम याद करो कि तो n = 2 रखने पे याद करो 2 लूप में वाइब्रेट करता था। और यहाँ मैं अगर उस डायग्राम का रिजेम्बलेंस करूँ वहाँ से, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बनाने में थोड़ा डिफ़िकल्टी आ रही है, लेकिन आप अगर स्ट्रिंग वाला डायग्राम याद करोगे तो आपके लिए ये बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे यहाँ देखो नोड होगा, यहाँ भी नोड होगा और फाइनली यहाँ भी नोड। तो इसमें आपका 3 नोड्स होंगे। तो थोड़ा इसको दूर बनाते हैं, थोड़ा सा इसको दूर करते हैं, यहाँ नोड्स कर देते हैं, यहाँ नोड बनाते हैं। तो देखो ये अगर स्ट्रिंग के हिसाब से दिखावें बच्चों इसको, तो ये कुछ ऐसा और फिर ऐसा, है ना, फिर ये ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा, ठीक है। अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पे एक नोड यहाँ है, एंड पे तो नोड बन ही रहा है, बीच में भी नोड है, और यहाँ एंटी नोड और यहाँ पे एंटी नोड। तो आपको नोड्स एंटी नोड्स की संख्या भी पूछी जा सकती है। तो नोड्स की संख्या यहाँ पे कितनी है? नंबर ऑफ नोड्स हो गए 3, नंबर ऑफ नोड्स 3, और नंबर ऑफ एंटी नोड्स वो हो गए 2, ठीक है। नेम हो गया आपका सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो लिख लिया आपने। अब अगर बात करें बच्चों, अब अगर बात करें हम लोग n = 3, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 3V/2L, है ना। और अगर देखा जाए तो ये 3f0 के बराबर आएगी। इसका मतलब है ये थर्ड हार्मोनिक होगा, थर्ड हार्मोनिक। इसमें देखते हो कोई हार्मोनिक मिसिंग नहीं है, सारे हार्मोनिक अवेलेबल हैं। और इसका दूसरा नाम लिख सकते हैं हम लोग सेकंड ओवरटोन। यहाँ ओवरटोन की गिनती तो खैर चल ही रही है, हार्मोनिक्स ऐसे चल रहे हैं, ओवरटोन ऐसे चल रहे हैं। और अगर पाइप की बात करें, तो पाइप का डायग्राम बनावें तो हम लोग देखेंगे कि लास्ट में तो आपको हर हालत में नोड्स बनाना ही है, लास्ट में नोड बनाना है और बीच में भी नोड्स डालना है। तो याद करो पहले स्ट्रिंग वाला डायग्राम। स्ट्रिंग के केस में हम लोग कैसे डायग्राम बनाते थे इसका? तो कुछ ऐसा बनाते थे, याद है, 3 लूप में। तो बस वही समझो, यहाँ भी नोड को यहाँ प्रेशर के रूप में ये काम कर देना है। तो जैसे वहाँ पे नोड 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 एंड नोड, यहाँ भी देखो 4 नोड्स बन गए। और प्रेशर एंटी नोड्स जो होंगे ऑल्टरनेट में होंगे, एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस डायग्राम को बनाइए और इसके ऊपर क्वेश्चंस मेन है, आप नोमेनक्लेचर को अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। और ये तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस कैसे होता है। तो बच्चों यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क रखेंगे, ट्यूनिंग फॉर्क के फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये बनेगा, ठीक है। तो इतना लिखो, लिख लिया आपने। चलो अब बात करते हैं बच्चों इसमें एक एंड करेक्शन की, उसकी बात कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ लिखना चाहिए, पहले मैं उस चीज़ को मेंशन कर दूं कि
in case of organ pipe, pressure node is formed slightly outside the open end. So we have to consider this distance as end correction. इस डिस्टेंस को हम लोग को एंड करेक्शन की तरह देखना चाहिए। तो देखो कहने का मतलब क्या है, जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो ये आपका ऑर्गन पाइप है, तो बच्चों यहाँ तो प्रेशर के हिसाब से एंटी नोड ही बनना है, और यहाँ प्रेशर के हिसाब से ठीक आपका ओपन एंड जहाँ पे ये एंड समाप्त होता है वहाँ पे ही हम लोग मान के चलते हैं कि नोड बनेगा। लेकिन नोड ऐसा नहीं है, नोड स्लाइटली बाहर बनता है। तो ये जो डिस्टेंस एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, ठीक है ना, इसको आपको ऐड करना है, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस को आपको ऐड करना है। तो मान लो ये लेंथ इसकी L है, तो दरअसल फॉर्मूला जो हम लोग लिखते हैं इसके लिए, जैसे इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लिखेंगे, तो इस केस में फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग n प्लस हाफ अपॉन v/2L। तो v/2 और L प्लस x लिखेंगे, है ना। तो ये x जो है ये एंड करेक्शन है। ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा कंसीडर कीजिए, ऐसा अगर प्रॉब्लम में लिखा हुआ रहे, वो x दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तब आप कंसीडर करेंगे, अदरवाइज कंसीडर नहीं करेंगे। अगर ओपन ऑर्गन पाइप की बात करें तो यहाँ चूंकि दोनों तरफ ही नोड्स बनने हैं, दोनों तरफ आपको एंड करेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो L होगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखेंगे NV/2L प्लस 2x, है ना। इसके फॉर्मूला में जैसे NV/2L फॉर्मूला होगा, यहाँ पे 2x ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो नोड बनेगा, यहाँ भी नोड बनेगा, यहाँ भी नोड बनेगा, और वो दोनों नोड्स जो बनेंगे, इधर भी x डिस्टेंस और इधर भी x डिस्टेंस। क्लियर है, आ रही है बात समझ में, ठीक है। लेकिन ये तभी कंसीडर करना है जब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहे। नॉर्मली बच्चों एक चीज यहाँ पे एक डाटा याद रखना जो अधिकांश जगह होता है, ये जो x होता है ना एंड करेक्शन, यहां जैसे एक एंड पे करना है, ये 0.6 r के बराबर होता है जनरली। ऐसे जरूरी नहीं है कि यही आपको फॉलो करना है, ये वेरी भी कर सकता है। 0.6 r, जहां पे r क्या, वेयर r इज रेडियस ऑफ सिलेंडर, क्योंकि ये जो एयर कॉलम है एक प्रकार का सिलेंडर ही तो है, तो r आपका उसका रेडियस हो गया, ठीक है। तो इतना बात याद रखना, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।